बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं जुगन काजिम एंड आई होप कि आपकी ट्यूसडे मॉर्निंग बहुत ही पॉजिटिव, खिलखिलाती और एक अच्छे नोट पे स्टार्ट होगी। वैसे व्यूअर्स, आपने नोटिस किया कि जब हम सुबह अच्छे मूड में जागते हैं तो हमारा सारा दिन अच्छा गुजरता है, लेकिन अगर किसी वजह से सुबह सुबह मूड ख़राब हो जाए तो पूरे दिन का जो फील है या जो थीम है, जैसे कि हम अपने शो में भी थीम्स रखते हैं, तो वो कुछ बदल सी जाती है, मूड सबका ऑफ हो जाता है। और जब एक इंसान का घर में मूड ख़राब होता है तो फिर सबका घर में मूड ख़राब हो जाता है। और स्पेशली अगर घर की जो बड़े हैं उनमें अम्मी हों या अब्बू हों, तो थोड़ा सा हमें भी ख्याल करना चाहिए कि हम अपने मूड को ज़रा इवन रखें। जैसे अक्सर मैं जब सुबह काम के लिए निकली तो मैं कहती प्लीज़ मेरा कोई मूड इस वक्त ख़राब ना करे, क्योंकि बच्चे तो चले जाते हैं स्कूल वूल वगैरह, फिर आगे मैंने मॉर्निंग शो के लिए आना होता है, आप लोगों से बातचीत करनी होती है। एंड ऑनेस्टली व्यूअर्स, इंसान कितना भी बड़ा और बेहतरीन परफॉर्मर हो, जब इंसान डिस्टर्ब्ड आता है तो वो आपके चेहरे पे आना शुरू हो जाता है। और इस चीज़ का हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि देखिए हमारे मूड्स, हमारी टेम्परामेंट दूसरों की प्रॉब्लम नहीं बन जानी चाहिए। खैर, यहाँ पे एक चीज़ जो हम सब की प्रॉब्लम होनी चाहिए वो है किताबें। अब किताबों की तरफ बात क्यों लेके जा रही हूँ, क्योंकि आज 14 फरवरी है और 14 फरवरी को वर्ल्ड बुक गिविंग डे से मनाया जाता है। अब बुक गिविंग डे का मतलब यानी कि एक दूसरे को किताबें गिफ्ट करना और किताबें एक दूसरे को देना आम करना। एक वक्त होता था व्यूअर्स कि जब फ्रेंड्स एक दूसरे को मिलने के लिए आते थे, वो कहते थे अच्छा तुम्हारी बुक कलेक्शन में क्या क्या है, अच्छा मुझे दिखाओ। मेरे अपने घर में हम लोग किताबों के बहुत शौकीन हैं और हम एज अ हॉबी जो है, बल्कि हॉबी के अलावा ज़िंदगी का हिस्सा है हमारे किताबें पढ़ना। हमज़ा मेरे बेटे जो हैं, एक पॉइंट पे उन्होंने बिल्कुल ही किताबें पढ़नी छोड़ दी। तो हमने क्या किया कि हमने कहा हर बार जब तुम एक प्रॉपर किताब, ये नहीं कि मतलब 50-40 पेजेस की, मतलब 300-250 पेजेस की किताब कंप्लीट करोगे तो हम तुम्हें इतना अमाउंट पैसों का देंगे। बच्चे ने काफ़ी पैसे कमा लिए और उसने इस बहाने किताबें भी पढ़ ली। लेकिन खैर, ये तो एक एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्यूअर्स, किताबें पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है कि हमने आजकल किसी भी टॉपिक के बारे में जानना होता है तो बड़ी आसानी से हम ऑनलाइन जाते हैं, गूगल पे सर्च कर लेते हैं, किसी भी सर्च इंजन को यूज़ करके हम इंफॉर्मेशन हासिल कर लेते हैं। लेकिन हम सिर्फ उतनी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं जिसके बारे में हम पूछ रहे होते हैं। ज़रूरी तो ये है कि जिस भी टॉपिक के बारे में हम जानना चाहें, इन डिटेल हम उसके बारे में जानें। ये जो एक ज़माने में छोटे होते थे तो क्लिफ्स नोट्स होते थे, यानी कि सिर्फ वो आपको बेसिक चीज़ें, यानी कि इतनी बड़ी अगर इतनी मोटी किताब है तो उसके क्लिफ्स नोट्स जो हैं वो 6-8 पेजेस के होते थे, आप उनको पढ़ लेते थे, आपको पता चल जाता था कि किताब में क्या है। व्यूअर्स, सरसरी सी नॉलेज होना और प्रॉपर नॉलेज होना, इन दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है। इसलिए किताबें खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं, और स्पेशली अपने घर में किताब पढ़ना एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए। जैसे कि कल रात को मुझे हसन आया मेरे पास, हमारा जो 6 साल का बेटा है मेरा, और आके कहता है कि मामा वेयर्स बाबा। मैंने कहा बेटा वो स्टडी में बैठे हुए हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो ही सेड मामा आई हैव टू रीड अ बुक। मुझे इतना प्यार आया और मुझे इतनी खुशी हुई कि रात को जो हम बेड टाइम हसन के साथ किताब पढ़ते हैं, और स्पेशली फैसल जो है वो कोशिश करते हैं कि किताबें जो हैं तीनों बच्चों के साथ, खैर अब तो हमज़ा तो बड़े हो गए हैं, बट हसन और नूर के साथ ज़रूर पढ़ें। सो ये जो एक दूसरे को किताबें देना, किताबें पढ़ना, तोहफ़ों से, मतलब जैसे कि टॉयज़ और बाकी चीज़ों से तो 1000 गुना ज़्यादा बेहतर एक चीज़ है। और वो कहते हैं ना कि रीडर्स आर लीडर्स। जो लोग किताब पढ़ते हैं और किताबें पढ़ना अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, उनके पास नॉलेज इतनी होती है कि ज़िंदगी में लीडरशिप के रोल्स वो बड़े आसानी से हैंडल कर पाते हैं। आप बिल गेट्स को देखें, स्टीव जॉब्स को देखें, ये सारे जो बहुत ही हाईली सक्सेसफुल, इवन डोनाल्ड ट्रंप जिनको लोग को ख़ास पसंद नहीं करते, लेकिन ये सारे लोग पढ़ते हैं, ये सब लोग किताबें पढ़ते हैं। आप जब भी किसी इंटेलिजेंट या इंटेलेक्चुअल बंदे से बात करेंगे तो वो किताबें बहुत पढ़ते होंगे। अब मेरे शौहर वकील हैं, अक्सर मैं फैसल को कहती हूँ कि फैसल यू आर ऑलवेज रीडिंग, मतलब आप हर वक्त किताबें पढ़ रहे होते हैं। तो उन्होंने मुझे घूम के कहा कि जुगन अगर मैं किताबें नहीं पढ़ूंगा, मतलब लॉ की, वकालत की इतनी मोटी मोटी किताबें होती हैं व्यूअर्स, कभी कभी उन्होंने एक सवाल का जवाब लेने के लिए पूरी की पूरी इतनी मोटी किताब पढ़नी पड़ जाती है। सो ज़िंदगी में अगर कामयाब होना है, इवन अगर आप मीडिया में काम कर रहे हैं, रीडिंग बहुत फ़र्क पड़ता है। अब देखिए, हर रोज़ आपके सामने मॉर्निंग शो होस्ट करती हूँ,
हमारा टॉपिक होता है। ऑफ कोर्स हमारी जो कंटेंट की टीम है, हमारे स्क्रिप्ट राइटर्स जो हैं, बड़ी मेहनत करके तैयार करते हैं। बट मैं ऐसे पढ़ के तो आपके साथ नहीं शेयर कर रही होती बातें। ऑब्वियसली मैंने अपनी स्क्रिप्ट भी पढ़ी होती है, मैंने खुद उसके ऊपर थोड़ी बहुत रिसर्च की होती है। देखिए, बुक गिविंग डे की वैल्यू तभी है जब लोग किताब पढ़ते हैं, वरना हम किताबें अगर गिफ्ट करते रहेंगे। मुझे बड़ा दुख होता है कि जब बच्चों की बर्थडेज होती हैं तो लोग ज़्यादातर तोहफ़े देते हैं, किताबें बहुत कम लोग देते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान को यही लगता है कि यार बच्चों को किताबें पढ़ने का कहाँ शौक़ होता है। लेकिन मेरी बड़ी बहन आपा जो है, जब वो छोटी होती थी, उनको कोई भी गिफ्ट मिलता था, उसमें से जब किताब निकलती थी तो आपा के चेहरे पे जो खुशी और मुस्कुराहट होती थी। और मेरी लाइफ देखे, मेरे हस्बैंड भी बहुत एविड बुक रीडर हैं, मेरी बड़ी बहन भी, और क्योंकि हम सब साथ रहते हैं तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सिचुएशन, क्योंकि हर वक्त इर्द गिर्द किताबें होती हैं। और मैं सच बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ती, लेकिन हफ्ते में 1 या 2 किताबें पढ़ ही लेती हूँ। अब आप सोच रहे होंगे 1-2 किताबें काफ़ी होती हैं, लेकिन जिस घर में मैं रहती हूँ वहाँ पे 6-8 किताबें हफ्ते में कम से कम। मेरे हस्बैंड एक वक्त पे 3-3 किताबें स्टार्ट करते हैं, सुबह शुरू करते हैं, शाम तक पढ़ चुके होते हैं। सो द पॉइंट इज़, किताबें पढ़ना, किताबें गिफ्ट करना, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और एक रिमाइंडर के तौर पे व्यूअर्स आपको आज कह रही हूँ कि प्लीज़ किताबें गिफ्ट के तौर पे दें। कभी किसी के घर अगर जाते हैं, ज़रूरी है कि केक, पेस्ट्रियाँ, फूल ही लेके जाएं? आप किताब भी तो लेके जा सकते हैं। मुझे इतनी खूबसूरत कॉफ़ी टेबल बुक्स भी गिफ्ट की गई हैं जो मेरे घर के अंदर पड़ी हुई होती हैं, और हम उनको अक्सर उठा के पढ़ रहे होते हैं और दुआएं दे रहे होते हैं उन लोगों को जिन्होंने इस किस्म का गिफ्ट दिया होता है। और देखिए व्यूअर्स, मिठाई, चॉकलेट, फूल, ये चीज़ें लास्ट नहीं करती, डेकोरेशन पीस भी नहीं करते, लेकिन बुक्स आपके अकेलेपन का भी साथी हैं, आपके सुख दुख का साथी हैं, और आपके ब्रेन, आपके दिमाग की इंटेलेक्चुअल ग्रोथ के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। और व्यूअर्स, किताब को चाहे आप 10 दफ़ा पढ़ें, अगर अच्छी लिखी हुई किताब है तो 10 दफ़ा भी उस किताब को पढ़ के आप इंजॉय ही करेंगे। हम कोई टीवी का ड्रामा या कोई सीरीज़ वगैरह एक दफ़ा देखते हैं तो उसके बाद दूसरी दफ़ा देखने को ख्वाहिश दिल नहीं चाहता, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा देख लेते हैं। लेकिन किताब आपका वो दोस्त है जिसको आप बार बार पढ़ेंगे, बार बार आपको उसमें कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग और इंट्रीगिंग मिलेगा। सो प्लीज़ उर्दू लिटरेचर को आम करें अपने घर में, अंग्रेज़ी लिटरेचर को, अगर कोई और ज़बान भी आपको बोलनी आती है, पढ़नी आती है, जैसे कुछ लोग आजकल चाइनीज़ भी सीख रहे हैं, किताबें पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें। और हमारा मज़हब भी कहता है कि जिस ज़माने में चीन जाना एक बहुत ही नॉवल कॉन्सेप्ट था कि अगर तालीम हासिल करने के लिए चीन तक भी जाना पड़े तो जाओ। सो तालीम तो एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। और व्यूअर्स, तालीम सिर्फ स्कूल में दी हुई किताबों से नहीं हम हासिल करते, एक एजुकेशन वो भी होती है जो पढ़ के हम हासिल करते हैं, और वही चीज़ हमें बाकी लोगों से मुख्तलिफ बनाती है। आप जब भी स्ट्रेट या ये जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं उनसे पूछेंगे कि भाई आप टॉपर क्यों हैं, आप ऐसा क्या करते हैं, तो यकीनन कहीं ना कहीं वो आपको ये ज़रूर बताएंगे कि वो पढ़ते बहुत ज़्यादा है। सो बुक रीडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। किताबें तोहफ़ों के तौर पे देना शुरू करें, और एक तरह से आप अपने लोकल राइटर्स को भी प्रमोट कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ आप अपने बच्चों को और अपने दोस्तों को और जानने वालों को इनकरेज कर रहे होंगे कि वो अपने ब्रेन की डेवलपमेंट पे भी काम करें। जहाँ पे हर किस्म की सेहत ज़रूरी है, वहाँ पे दिमाग की सेहत भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एन एक्टिव माइंड इज़ अ हेल्दी माइंड। 042992000648 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स शेयर कर सकते हैं। मॉर्निंग एट होम हमारा फेसबुक का पेज है। आइए व्यूअर्स, मिलते हैं शेफ़ ज़ूफ़िशा मुरीद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप बड़े गौर से सुन रही थी ये किताब वाली बात। जी। आप रीड करते हो? मैं रीड करती हूँ। मैं बेसिकली ना किड्स टीचर हूँ। अच्छा, बिल्कुल। बहुत छोटे बच्चे होते हैं ना जो 3-4 साल के, उनको को लेता ही नहीं है पढ़ाने के लिए, तो मैं किड्स टीचर हूँ। तो मुझे इसलिए मज़ा आ रहा था कि बुक पढ़ने में, मतलब मैं उनको पढ़ा रही होती थी, मेरी अपनी एकेडमी थी, 50+ स्टूडेंट्स थे मेरे पास ना, तो वो 6 बजे फ्री हो गए हैं तो मुझे उसी टेबल पे 8 हो जाते थे, और इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। और मेरे घर में भी इन्वायरमेंट है। मेरी बहन अभी भी मुझे फ़ोन करके कह रही होती है फ़लाँ जगह स्टॉल लगा हुआ है बुक्स का, जाओ वहाँ से लेके आओ। बेटा, तो अच्छा लगता पता है मुझे जिस चीज़ का अफसोस होता है वो ये है कि जब हम छोटे होते थे, एटलीस्ट बहुत पुरानी बात है, आपसे तो बहुत ही पुरानी बात है, लेकिन स्कूल में एक्टिविटीज़ में बुक रीडिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती थी। बिल्कुल। कि हम सब बच्चों को कहा जाता था कि एक एक लाइन सब बच्चे पढ़ें। और बाय द वे ये चीज़ शुरू होती है जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं।
मेरे बच्चे तो 6-6 8-8 माह के थे तो फैसल गोदी में पकड़ के उनको किताब पढ़ के सुना रहे होते थे और मैं कहती थी जानी अभी उनको क्या समझ आनी है, तो फैसल कहता था किताब से दोस्ती करानी है हमने अपने बच्चों की, और इस एज पे होगी तो वो इनकी ज़िंदगी का हिस्सा रहेगा। और देखिए कल रात की बात है, इसलिए तो मैं हंस रही थी कि आज का हमारा टॉपिक भी बुक रीडिंग मतलब बुक गिविंग और बुक रीडिंग से रिलेटेड है कि वो 6 साल का बच्चा आके कह रहा है कि बाबा कहाँ है, बाबा को कहें मेरे साथ किताब पढ़े। और बच्चों को समझ और आती बॉन्डिंग है। का कितना खूबसूरत तरीका है बिल्कुल, माँ बाप बिल्कुल, के साथ, yes, फैमिली के yes. साथ। एंड टैब, मोबाइल, गैजेट से तो बेहतर ही चीज़ है। बहुत बेहतर है। एनीवे ये तो हम इस पे सारी जिंदगी में बात कर सकते हैं। जी, लेकिन आज हम किचन में क्या बना रहे हैं? आज अब हम हम आपकी टीचर से शेफ की तरफ वापस आ जाते हैं। ये बड़ी लंबी जर्नी है टीचर से शेफ तक आना। इस पे भी हम कभी बात करेंगे। जी जी ज़रूर। अच्छा, आज हम बना रहे हैं चप्पल कबाब। तो चप्पल कबाब बनाने के लिए मैं इसकी आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। आपको पता है मैंने आधा बचपन चपली कबाब खाई नहीं, तो मुझे लगता था कि चपलियों से बनते हैं। नहीं, इसका नाम सुन के ना ये आती है पहली चाहे फीलिंग फ्लैट यही से हो आती जाते है हैं ना, हाँ। तो शायद उस जमाने में चप्पलों से मार मार के उनको गोल करते होंगे। इसके नाम सुन के पहली फीलिंग यही आती है। चलें जी, मैं आपको इसके बताती चलती हूँ। चप्पल कबाब के लिए हमें कीमा चाहिए बीफ का 1 किलो, टमाटर 2 अदद, हरी मिर्च 6 अदद, प्याज 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सुर्ख मिर्च हस्बे जायका, कॉर्नफ्लोर 2 खाने के चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, अनारदाना 1 खाने का चम्मच, टमाटर 1 अदद, लीमू का रस हस्बे ज़रूरत, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। तो चप्पल कबाब में या चपली कबाब में अगर अनारदाना ना हो तो उसका ऑथेंटिक टेस्ट आता ही नहीं है। ऐसा ही है। तो अभी इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। हमने ये बीफ ले लेना है, इसका कीमा अच्छे से बहुत बारीक, और अगर हमारे पास 1 किलो बीफ है ना तो उसमें कोशिश करें 300 ग्राम हम फैट्स भी हों, चर्बी जी फैट्स भी हों करके। उसके बाद जो मैंने आपको स्पाइसेस बताए हैं जैसे ये सूखा धनिया है, नमक है, मिर्च है, ये सारे पाउडर फॉर्म में इसमें मिक्स कर लें, कॉर्नफ्लोर डालें, अंडा डालें और उसको अच्छे तरीके से उसका मिक्सचर बना लें जी। और इसको बनाने का तरीका ये है कि ये ठंडा होना चाहिए। जैसे होता है ना बिल्कुल फ्रेश होता है और हम उसको बनाना शुरू कर देते हैं, नहीं, टूटना शुरू हो जाता है। एक तो ये ठंडा रहना चाहिए, और दूसरा इसको बनाते हुए ना आप टमाटर के स्लाइस अगर ऊपर रखना शुरू कर दें तो वो उस पर जूसी रहते हैं, क्योंकि टमाटर का एक अपना अरोमा भी है, उसका एक अपना टेस्ट भी है, तो वो फिर वो अब्जॉर्व करी जाता है। अमेजिंग। हाँ जी, सो दैट इज़ आवर रेसिपी फॉर द डे। ओके, हम यहाँ पे व्यूअर्स ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की। अभी हमने ब्रेन के हेल्थ की बात की, अब हम थोड़ी सी न्यूट्रिशन की बात करेंगे ब्रेक के बाद। बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही खूबसूरत सी एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन और फूड टेक्नोलॉजिस्ट अब हमारे साथ है, आपकी मेरी हम सब की फेवरेट डॉक्टर ज़ैनब कौंदल। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। शदीद क्यूट लिटिल गर्ल बन के आज आप आई हैं शो पे, लेकिन चलो ठीक है, मज़ीद मुझे मेरी उम्र का एहसास दिलाती हो। लेकिन आज हमने बात करनी है एक ऐसे फल की। आपको पता है व्यूअर्स, मैं हर फल की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और हमेशा कहती हूँ कि जी फल ज़रूर इस्तेमाल करें, सब्जियाँ ज़रूर करें, लेकिन ये फल मुझे कुछ अपना दुश्मन सा लगता है। कोई ऐसा फल है व्यूअर्स, सोचें वो कौन सा फल है जो आपको सूट नहीं करता, या कहा जाता है कि बड़ा अच्छा है लेकिन अक्सर लोग जो हैं उसको इस्तेमाल करते हुए या तो घबराते हैं, या जब इस्तेमाल करते हैं तो इतना कोई अच्छा उसका रिस्पॉन्स नहीं आता। कौन सा फल तो है? हम उसको ओवरडोज कर देते हैं, दैट इज पपीता, जिसको हम पपाया बोलते हैं। यार मुझे सिर्फ पपीते की समझ आती है कि किसी अगर गोश्त को गलाना है तो कच्चा पपीता डाल दें, या पपीते का पाउडर अभी मिलता है मार्केट में, वैसे अगर फ्रेश यूज करें तो बेहतरीन है। उसके अलावा मुझे तो आज तक कभी ज़ैनब जो है ये पपीता सूट नहीं किया। जब खाती हूँ पेट चल जाता है। मैंने अपनी बेटी नूर को भी एक दफा दिया, बहुत अपनी तरफ से स्मार्ट बन के, कि भाई जब उसको सारे फल देती हूँ ये वो, और बहुत ज़्यादा नहीं खिलाया, 3-4 पीस ही खिलाया, उसका 3 दिन के लिए पेट ख़राब हो गया। अच्छा, पपीते में अल्लाह ताला ने ये खसूसियत रखी है कि जब हम पपीते को इस्तेमाल करते हैं तो इसमें मौजूद जो पापेन है वो हमारी डाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है।
पपीता बेसिकली उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, जिनका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, स्टेबिलिटी की तरफ नहीं आ पाता, या वेट बहुत ज़्यादा है और कम नहीं हो पाता। ये एक कह ले वन ऑफ वो फ्रूट्स है जिसको हम अपने पूरे खाने से रिप्लेस करेंगे। आपने ये नहीं करना। यार मेरा तो वैसे ही ब्लड प्रेशर लो साइड पे होता है, मेरा 160 होता है या उससे भी लो कभी चला जाता है। मेरी ये नेचुरली एक चीज है, जबकि मेरे फैमिली में हाई ब्लड प्रेशर का इशू है। ऊपर से अल्लाह का शुक्र है कि मेरी डाइजेशन बिल्कुल परफेक्ट है और कॉन्स्टिपेशन की तरफ कभी ऐसा इशू नहीं हुआ, बट शायद इस वजह से सूट नहीं किया, इसी वजह से सूट नहीं करता। और हमारे मसला जो बेसिक आता है ना वो ये आता है कि हम एक चीज़ जब खाते हैं ना तो हम वो खाते चले जाते हैं, झल्ले हो जाते हैं। जब हम पपीता खरीद के ले आते हैं ना तो हमें लगता है अब इसको ख़त्म करके ही जो है वो सांस लेना है, अदरवाइज़ ये ख़राब हो जाएगा। पपीता ख़रीदते हुए इस चीज़ का ख्याल ज़रूर रखें कि कच्चा भी मिलता है और बहुत ज़्यादा पका हुआ भी मिलता है। जो कच्चा होता है वो थोड़ा ग्रीनिश होता है, जो ज़्यादा पका हुआ होता है वो येलो और जो है ना डार्क उसके शेड्स में चला जाता है, ब्राउन्स की तरफ। ब्राउन्स की तरफ। अब जितना वो ब्राउन होता जाएगा ना उसकी कंजम्पशन, उसमें शुगर कंटेंट उतना ज़्यादा होगा और उतना जल्दी वो आपका जो है ना बाउल को कह लें कि फास्ट मूवमेंट की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। अगर आप पपीता खाना चाहती हैं, जैसे आपने कहा कि आपको सूट नहीं करता, अगर आप उसकी ग्रीन फॉर्म की तरफ जाएंगी तो वो आपको ये मसला कॉज नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन उसकी क्वांटिटी फिर वहीं पे जो है वो मैटर कर रही है। 100 ग्राम से ज़्यादा जो है वीक में मैक्सिमम 1 या 2 बार, इससे ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में ये भी देखा गया है कि वो अगर पपीता डेली बेसिस पे खाते हैं तो उनकी जो इंटेस्टाइन्स है ना वो ख़राब होना शुरू हो जाती है, उसकी लाइनिंग जो है या हाँ हमारी आंतें जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। आंतों का तो बेसिक काम ही ये है ना कि उसने एब्जॉर्प्शन करानी है और डाइजेशन उसके बाद करवा के बॉडी से बाहर निकाल देना। बट ज़ैनब, हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि पपीता हर रोज़ इस्तेमाल करें, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। मतलब पपीते के बारे में तो शेफ़, आप एज अ शेफ ऑल्सो आपने भी सुना होगा कि लोग हमेशा कहते हैं कि जब पपीता सीजन में आए तो हर रोज़ खाना चाहिए। ऐसे ही तो फिर उसके सिर्फ 1 या 2 स्लाइसेस, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब बहुत जिस कम तरह हम क्वांटिटी, बोल में तरबूज भर के खाते हैं उस तरह नहीं खाना। उस तरह नहीं खाना, यस एग्जैक्टली। अच्छा, अब सबसे पहले तो न्यूट्रिएंट्स की तरफ आते हैं। मैंने कहा मैं पहले ये बात क्लियर कर लूं कि व्यूअर्स, एज अ पब्लिक सर्विस मैसेज एंड एज अ डिस्क्लेमर, अगर आपकी बिल्कुल नॉर्मल डाइजेशन है, आपको कोई इश्यूज नहीं है, तो 1 या 2 दफ़ा हफ्ते में पपीते का इस्तेमाल ज़रूर करें, 100 ग्राम। यानी कि ऐसा कर लें कि अगर आपको ये हो रहा है कि हमने ले लिया तो ज़ाया हो जाएगा, तो वो एक दिन रखें जिसमें आप सबको, बच्चों को, सबको जो है थोड़ा थोड़ा 100-100 ग्राम, छोटे बच्चों को 50 ग्राम खिला दें, बड़े जो हैं वो 100। और अगर आप ग्रीन ले रहे हैं ना तो वो 3-4 दिन चल जाता है बड़े आराम से खाने में, उसके बाद वो राइपनिंग फॉर्म में जाता है। वो येलो जब होता है ना वो बाद में होता है। अब जो शुगर के मरीज़ है ना वो येलो वाला अगर खाएंगे तो उनकी शुगर जो है वो बढ़ेगी, लेकिन अगर वो ग्रीन वाला खाएंगे तो उनकी शुगर बिल्कुल नहीं बढ़ेगी, नॉर्मल रहेगी। अगर वो नॉर्मल उसकी अमाउंट जो है वो इस्तेमाल करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। आप पूछ रही थी इसमें होता क्या है? इसमें मौजूद विटामिन सी जो है ना वो बहुत, आप कह लें, हमारे लिए इनरिच्ड है। हम जैसे ऑरेंज जूस पीते हैं ना, ऑरेंज जूस के आप समझे 3 ग्लास का विटामिन सी और पपीते के 1 ग्लास का विटामिन सी जो है उनका रेशो ऑलमोस्ट सेम है, कि इसमें इतना ज़्यादा विटामिन सी मौजूद है। इसमें मौजूद बीटा कैरोटीन यानी विटामिन ए हमारी आंखों के लिए बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं कि रिंकल्स, जैसे लोग कहते हैं कि अर्ली एजिंग में पड़ना शुरू हो जाते हैं, अगर आप पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत हद तक आपके जो रिंकल्स हैं ना वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स आप कह लें कि मौजूद हैं जो हमारे कैंसर सेल्स को भी कम कर रहे होते हैं। और बॉडी में बहुत सारी, जिन लोगों को एक्नी होता है स्पेशली, अक्सर आपने सुना होगा कि फेस पे एक्नी नहीं, बैक पे एक्नी, बाजुओं पे एक्नी हो रहा है और बॉडी जो है वो अच्छी, अक्सर लोग कंप्लेन ये करते हैं कि मैं अच्छी नहीं लग रही, वो अगर पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो वो उसको भी बहुत हद तक क्योर कर सकते हैं। एंड बाय द वे, अब लोग जो है वो पपीता लगाते भी हैं, पपाया स्क्रब्स भी मिलते हैं, पपाया की क्रीम्स मिलती हैं। आप जब पपीते को कट करें खाने के लिए, जो उसका छिलका है उसको आप रब कर सकते हैं अपने शोल्डर्स के ऊपर, अगर आपको वहाँ पे एक्नी है। चेहरे के ऊपर भी लगाया जा सकता है, थोड़ी देर के लिए लगाएं और उसको वॉश ऑफ कर लें, क्योंकि जिनको स्किन ब्राइटनिंग की या छाइयाँ और इस किस्म के इश्यूज होते हैं, क्योंकि इसमें विटामिन सी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आपकी उन छाइयों और उस चीज़ में भी हेल्प करेगा। बट अगेन, पका हुआ पपीता जो येलो है वो, हाँ येलो वाला। अच्छा, इसमें एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, इसमें जो ये पापेन है जिसकी मैंने बात की है, इसको एक्सट्रैक्ट करके हमारे जितने भी डाइजेशन के सिरप्स और मेडिसिन और ये बाउल मूवमेंट की आ रहे होते हैं ना, ये पापेन ही उसमें डाला जाता है
और वो इतनी एक्सपेंसिव हमें मार्केट में मिल रही होती है और हम उसको ख़रीद के खा रहे होते हैं। अगर आपको ऐसे कोई इश्यूज़ हैं तो आप पपीता ख़रीद के खा लें। पपीते में एक और बड़ी मज़े की चीज़ है, वो ये है कि इसके जो सीड्स हैं ना, उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एक आप कह लें हमारा न्यूट्रिएंट ही होता है, उसको हमारी बैकबोन में इंजेक्ट किया जाता है। क्या है उसका नाम? जिन लोगों को, जहाँ मेरे माइंड से जो है ना वो स्किप हो गया है, क्योंकि हमारी बैकबोन जो है ना उसकी फ्लेक्सिबिलिटी एज के साथ साथ कम होती जाती है। तो अक्सर लोगों को जिनको पेन रहता है, उनकी बैक में जब उसको इंजेक्ट करते हैं तो हमारी बैक पेन बहुत हद तक जो है वो सॉर्टेड हो जाती है। लेकिन ऑफ कोर्स डॉक्टर की रिकमेंडेशन के साथ। तो क्या वो बीज हम खा सकते हैं, क्या करें? बीज हम अगर खाना चाहें तो उसको इस्तेमाल करने का एक ये तरीका हो सकता है कि आप उसको ड्राई कर लें, उसको पैट करके बहुत ज़्यादा उसमें से निकाल लें और उसके बाद जो है उसको ग्राइंड करके, लेकिन उसकी भी बहुत कम अमाउंट जो है वो इस्तेमाल कह ले, एक चुटकी जैसे हम कहते हैं ना, जैसे एक चुटकी हल्दी जी दूध में डाल के, उस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अदरवाइज अगर हम कहें कि जिस तरह मोरिंगा या कुछ चम्मच या कुछ आई थिंक इसको आइसोथियो या कुछ ऐसा ही या नाम है। मैंने कहा मैं ऑनलाइन जरा देख लूं, तो बेनिफिट ऑफ एक्चुअली बीइंग एबल टू यूज योर फोन। हाँ जी। तो उसी टाइप में जो है वो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी जो है वो इस्तेमाल करेंगे। फेस पैक में हम उसका बिल्कुल बीज जो है उसका पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं, रिंकल्स को कम करने के लिए और इवन फेयरनेस की तरफ जाने के लिए बहुत ज़्यादा काम आता है। अच्छा, हमारे अगर आप इसके सीड को फुली ग्राइंड ना करें, हाफ ग्राइंड कर लें और उसके साथ आप एक्चुअल फ्रेश पपीते को कंबाइन कर लें, और बेशक अगर आपने योगर्ट मिक्स करना है थोड़ा सा उसके अंदर वो कर लें, और फेस एंड नेक पे लगा के फेस पैक बना लें, और फिर जब आपने उतारना है तो हल्का सा उसको ऐसे 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 रब करके उतारे, जैसे ऑलमोस्ट स्क्रब की तरह, तो वो आपके फेस का पैक भी बन जाएगा और स्क्रब भी बन जाएगा, और उसको आप फिर पानी से, प्लेन पानी से वॉश ऑफ कर लें, आपको साबुन वगैरह लगाने की गर्म पानी नहीं, बिल्कुल जस्ट नॉर्मल पानी जो है। अच्छा, अब इसके कोई अब साइड इफेक्ट्स हमने कुछ तो डिस्कस किए। मैंने सुना है कि कैंसर के पेशेंट्स के लिए भी पपीता बहुत फायदेमंद होता है। कैंसर के पेशेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो है एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं, और एंटीऑक्सीडेंट होने का मतलब ये होता है कि जितने एक्स्ट्रा सेल्स बन के हमारे जिस्म में फैल रहे हैं या बढ़ रहे हैं, ये उसकी मल्टीप्लिकेशन को रोकता है। जैसे आप कह लें कि एक नॉर्मल इंसान के अगर 100 सेल बनते हैं, तो कैंसर में होता ये है कि बनते 200 से 300 है, लेकिन एक ही जगह पे वो क्लॉट्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो पपीता जो है ये जाके उन क्लॉट्स को जो है वो वाइप ऑफ करता है और जो है निकाल देता है बॉडी से, तो हम उससे कैंसर से भी बहुत ईजीली बच सकते हैं। अब प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं वो इसका इस्तेमाल करती हैं। मैं इसी की तरफ जाना चाह रही हूँ, क्योंकि प्रेग्नेंट खवातीन को अक्सर कॉन्स्टिपेशन का इशू हो जाता है, और जब कॉन्स्टिपेशन का इशू होता है तो ऑब्वियसली घर वाले, और वैसे भी आपको दवाइयों से इज्तनाब करना चाहिए व्हेन यू आर एक्सपेक्टिंग। डॉक्टर ने जो कही नहीं है वो चीज़ें लें, उसके अलावा कभी कभी लोग एंटीबायोटिक भी ले लेते हैं, सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी, वैसे तो कभी भी नहीं करनी, बट प्रेगनेंसी में नॉट एट ऑल, क्योंकि उस वक्त आप 2 जानों की जिम्मेदारी बिल्कुल लिए बैठे होते हैं। पपीते का लोग प्रेगनेंसी में बड़ा इस्तेमाल करते हैं। प्रेगनेंसी में जैसे आपने कहा कि कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा हुई होती है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स उतने ज़्यादा एडवर्स नहीं आ रहे होते, और जब जैसे ऑफ कोर्स आप कह रही हैं कि 2 जाने होती है, तो ताकत भी 2 की ही लग रही होती है, इसलिए वो इतने ज़्यादा एडवर्स इफ़ेक्ट्स जो है वो बॉडी में नहीं दिखाते। लेकिन अगर हम बात करें पपीते की, और पपीते के साथ जो है वो आप खजूर का भी डेली बेसिस पे इस्तेमाल दिन में लेकर आएँ, तो आपकी जो है डिलीवरी उसमें बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है पपीते से। और पपीते का जूस अगर आप पीना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर जो है वो गाजर का या बीट रूट का इस्तेमाल करें, तो ये आपकी जो है स्किन को भी निखारने में और आपकी जो है वो हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। जैसे मैंने कहा, खून साफ़ होना शुरू हो जाता है। खून साफ करने के लिए तो करेले को लोग इस्तेमाल करते हैं यूजुअली खून साफ करने के लिए, क्योंकि वो कड़वा होता है, तो वो लोग इतना ज़्यादा जो है वो ले नहीं पाते, तो ये अगर आप लें तो बेस्ट हो जाता है इसके साथ। और अगर आप गाजर और उसका ले रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा, और उसके साथ जिन लोगों में कोलेस्ट्रॉल का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, अगर वो पपीते का इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बहुत हद तक कम हो जाता है। अच्छा, इससे ज़्यादा जैसे मैंने बात की थी, ये वेट लॉस में बहुत अच्छा हेल्प करता है। वेट लॉस में इसलिए भी हेल्प करता है कि एक तो ये कि एक्स्ट्रा फैट बॉडी में ये जमने नहीं देता, बॉडी से जो फैट है उसको निकालता रहता है। तो क्या वेट लॉस वाले लोग हर रोज यूज़ कर सकते हैं? लेकिन 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं। ठीक है। अगर वो भी IBS या जो है कह लें कि बहुत ज़्यादा उनको बेसिकली अगर आपको ऑलरेडी डायरिया की प्रॉब्लम है, या आपका पेट
देखिए हर बंदे का पेट सेंसिटिव होता है किसी एक तरफ। कुछ लोगों का कॉन्स्टिपेशन की तरफ चला जाता है, यानी कि कब्ज की तरफ चला जाता है, और कुछ लोगों का पेट जो है वो चला जाता है डायरिया की तरफ। अगर डायरिया की तरफ रुझान है तो प्लीज़ वेट लॉस की एक्साइटमेंट में, क्योंकि याद रखें डायरिया से आपके सिस्टम से सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो निकलते चले जाते सिर्फ हैं। वाटर लॉस होता है, फैट लॉस नहीं होता। हमारे लोगों में ये चीज समझाना बड़ा हजम नहीं मुश्किल होता है ना खाना। हाँ। तो वो आपके जैसे आप सोचे कि जैसे आपने कुछ खाया और वो डायरेक्ट आपके अंदर से निकल गया, उसकी कोई अब्जॉर्प्शन नहीं हुई। हम खाना क्यों खाते हैं? ताकि उसके न्यूट्रिएंट्स हमारे जिस्म में अब्जॉर्ब हो। तो लोग कहते हैं ना खैर है, पेट खराब है, ठीक हो जाएगा। बच्चों को अक्सर ये कहते हैं। प्लीज़ व्यूअर्स, अगर बच्चों को 1-2 दिन से ज़्यादा पेट खराब हो तो नमकियात, ORS इन चीज़ों को देना बहुत ज़रूरी है, वरना बच्चे निढाल होने शुरू हो जाते हैं। इवन कुछ बच्चों में डेथ्स भी देखी गई हैं जो कि बहुत कॉमन हो जाती हैं ड्यू टू योर डायरिया। और डायरिया बच्चों को तो पता ही नहीं चलता कि हमने पानी पीना है, खाना खाना है, किस तरह से एब्जॉर्ब कराना है। तो वो चीज़ें आपने ही करनी है, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। पपीता किस स्टेज पे शुरू करना चाहिए ज़िंदगी में? क्योंकि देखें छोटे बच्चों को आम फॉर एग्जांपल मैंगो जो है यूजुअली 1 साल की उम्र के बाद स्टार्ट कराते हैं। कुछ लोग जो है वो 8-9 माह पे भी स्टार्ट करा देते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट करना। पपीता छोटे बच्चे की ज़िंदगी में कब इंट्रोड्यूस कराना चाहिए? क्योंकि छोटे बेबीज़ में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बिल्कुल। आप इसको भी 1 ईयर 1.5 ईयर साल डेढ़ से पहले नहीं स्टार्ट ना स्टार्ट करवाएं। और जब स्टार्ट करवाएं बहुत छोटे क्यूब्स, जैसे हम मैंगो के क्यूब्स काट के देते हैं ना, उससे भी छोटे क्यूब्स जो है मैक्सिमम 2 या 3 क्यूब से ही स्टार्ट करवाएं। और फिर 1 वीक के बाद उसको दें। फिर आप बेशक उसको जो है वो वीक में 2 बार देखिए ना कि अगर सूट भी करता है कि नहीं। क्योंकि लाइक आई सेड, मुझे नहीं सूट करता, मेरे हस्बैंड खा लेते हैं हर दूसरे दिन, उनको पपीते से कोई फर्क नहीं पड़ता। हर इंसान का मेटाबॉलिज्म डिफरेंट है, खाने का तरीका डिफरेंट है, आप किस तरह से उसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में हो रही है। अच्छा, इस चीज़ से भी बड़ा डिपेंड करता है कि आपने क्या खा के जो है पपीते का इस्तेमाल किया है। अच्छा, अब अगर आप कहें कि आपने एक पूरा बुफे किया है जिसमें निहारी, कोरमे, पाए सब कुछ आपने खाए हैं, और उसके बाद नान और ये वो चीज़ें खा के अगर आप पपीता खाओगे तो पेट नहीं खराब होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना सारा आपने खाया है, वो उसी को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन अगर आप कहो कि आपने खिचड़ी खाई है या पुलाव खाया है और उसके बाद आप ढेर सारा पपीता खाओ तो फिर तो पेट खराब नहीं। हो तो जाएगा। क्या अगर आपने जैसे बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं तो कहते हैं कि ग्रीन टी का इस्तेमाल कर लें, तो क्या पपीते को उस तरह से यूज़ कर सकते हैं? यस, किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, वेट लॉस में हेल्प करेगा। यानी कि जिस दिन बहुत ज़्यादा जो झल्ले नहीं हो जाते, क्योंकि मेरा वीकेंड अल्हम्दुलिल्लाह झल्ले होते हुए गुजरा है, खा के जो चीज़ मिली खा ली। तो बात, एंड व्यूअर्स यू नो मैं खाने की बहुत शौकीन हूँ। हर कोई कहता है ओ जो आप वेट कम करती है तो खाना पीना छोड़ देती है। हाँ, तो आपके फेस पे जो स्माइल आती है खाने का नाम सुन के, वो और किसी चीज़ से नहीं आती। अल्लाह की कसम, मुझे एक दिन किसी ने कहा अच्छा एक बात बताओ, बच्चे अपने ज़्यादा प्यारे हैं कि खाना? मैं 1 सेकंड के लिए रुकी, फिर मैंने कहा बच्चे, जाहिर ही बच्चे। तो फैसल ने आगे से घूम के कहा, देखा इसने पॉज किया था 1 सेकंड के लिए, इसने कहा बट खैर अल्लाह जिंदगी दे, सेहत दे हम सबके बच्चों को। बट बात यह है कि मेरी तरह अगर आप खाने के शौकीन हैं और कभी कभी इस किस्म की हरकत कर छोड़ते हैं जहाँ पे ज़्यादा खा लेते हैं, तो फिर पपीते का इस्तेमाल करें, बट एक मुनासिब मिकदार में, ताकि वो आपकी डाइजेशन में हेल्प करे। अच्छा, बहुत सारी एंड में पैगाम और जो वाइंड अप, हाँ एंड में पैगाम यही है कि अपनी हेल्थ जो है ना उसको सबसे पहले रखें। ना वजन कम करना, ना बढ़ाना, इन चीज़ों को छोड़ के अपनी सेहत की तरफ पतली लड़कियां कहती हैं, बाय द वे ये सारी पतली लड़कियां कहती हैं। लेकिन सेहत इम्पोर्टेंट है ना, सेहत जरूरी है। बिल्कुल। अगर आप सेहतमंद हैं तो पतला मोटा होना मैटर करता है, लेकिन अगर आपकी सेहत ही नहीं है तो फिर कहाँ जाके आप पतले होके किसको दिखाएंगे। और अपने फेस का, अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रहे, और पपीते का जूस जो है उसको भी इस्तेमाल करें ताकि विटामिन सी अच्छा सा मिले और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो सके। स्किन बहुत अच्छी हो जाए, उसके साथ आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत। जैसे कि इन्होंने बताया विटामिन सी की हम क्यों हमेशा बात करते हैं, कोविड में इन सब टाइम्स में बार बार विटामिन सी की बात हो रही थी, क्योंकि वो आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को स्ट्रॉन्ग करता है। सो प्लीज़ यूज़ पपीता प्रॉपर तरीके से, और अगर आपको सूट करता है तो 2 दफ़ा हफ्ते में 100 ग्राम के करीब इस्तेमाल करें, और अगर डेली इस्तेमाल करना है तो 50 ग्राम से ज़्यादा नहीं। एंड मॉनिटर करें कि आपके पेट को कैसे करता है, और अगर आपको डायबिटीज़ है या ब्लड शुगर लेवल ज़रूर चेक करें, ब्लड शुगर लेवल ज़रूर सूट करें, और ऑब्वियसली अगर ग्रीन वाले पपीते की तरफ जाएंगे तो वो बेहतर होगा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। हम व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
क्या बात है, द गर्ल हु नीड्स नो इंट्रोडक्शन, द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट हुमैरा अरशद, जो 6 महीने बाद वापस आई है अमेरिका से टूर्स करके। बड़ी मैं नाराज हूँ हुमैरा, कह के गई कि जा रही हूँ कुछ दिनों के लिए और छोड़ के ही हमें चली गई। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अमेरिका वाले हमसे ज्यादा अच्छे हैं। नहीं नहीं, मेरे लिए तो सब लोग ही अच्छे हैं जो मुझसे प्यार करते हैं, मेरे फैन हैं। और जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी हैं, हर जगह मुझे जो है वो ऐसे लगता है जैसे मैं पाकिस्तान में ही हूँ। नो बट इट इज़ अमेजिंग, क्योंकि वहाँ पे आपकी हम वीडियोस भी देखते रहे, अदरवाइज आपकी माशाल्लाह परफॉर्मेंसेस भी वहाँ पे ब्रिलियंट गई। बहुत बहुत मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह, एक thank बड़ा you so much। सक्सेसफुल माशाल्लाह आपका टूर रहा। अच्छा, हमें ज्वाइन किया है दुआ खान ने, बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, होस्ट है, और रिसेंटली इनका निकाह भी हुआ है, तो इनको मुबारकबाद भी देनी बनती है। थैंक यू, मुबारक, बहुत शुक्रिया। और उसके साथ गुड लक भी। हाँ, ये भी बड़ा जरूरी होता ये है, सबसे ज्यादा जरूरी है। आजकल के जमाने में मुबारकबाद के साथ मेरा गुड लक भी कहना पड़ता है, बड़ा इंपॉर्टेंट। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। एंड देन वी हैव साद रशीद विद अस, जो सोच रहे हैं कि यार कहाँ lots कहाँ of फंसा women- दिया मुझे? नहीं, हम आपसे भी बात करेंगे थोड़ी थोड़ी, लेकिन करेंगे अच्छा, जरूर। very good, thank you साद so रशीद much। हमारे साथ, बेहतरीन मॉडल, एक्टर, एंड ही हिमसेल्फ इज आल्सो अ वेरी वेरी गुड सिंगर। मेरा आज मैं आपको इतना बता दूं कि वेरी फ्यू यंग मैन आजकल जिनकी जेन्युइनली आवाज बड़ी अच्छी है, ही Thank इज you, वन ऑफ देम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं? Good to बिल्कुल have। ठीक ठाक। अच्छा, सबसे पहले तो ये डिस्कस कर लेते हैं कि आजकल मसरूफियात क्या हैं। उसके बाद आज मैं आपको ये बता दूं, आज हम हुमैरा जी को सुनेंगे और इनके जो स्टोरीज और ये जो मिमिक्री नहीं करती नहीं है नहीं, उन्हें भी लोगों की। सुनो यार। नहीं नहीं, मैं आई हैव टू टेल उनको बता दो ताकि वो कहे हैं पता नहीं मेरा क्या करने लगी है, मैं कुछ करने शी नहीं हैज लगी। द मोस्ट ये इनका प्यार अमेजिंग है सेंस ऑफ ह्यूमर। अच्छा, nice। इनको सब जानते हैं एज अ सुपरस्टार सिंगर। ऑब्वियसली माशाल्लाह शी इज बीन ग्रांटेड विद सो मेनी अवार्ड्स लोकली इंटरनेशनली। शी इज हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा सासा है, लेकिन बिकॉज आई नो हर एज अ फ्रेंड, तो मुझे पता है कि मेरा से अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं ये बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कह रही हूँ, उस पूरी इंडस्ट्री में नहीं है। ये इतना अच्छा सेंस ऑफ ये ह्यूमर। इनका प्यार है। इस बात को ऐसा मैं भी कुछ सेकंड नहीं। इस बात को मैं भी सेकंड करूंगा, क्योंकि कुछ और भी शोज हमने इकट्ठे किए हुए हैं, तो ये काफी एंटरटेन करती हैं और काफी अच्छा लगता है इनके साथ शो करना। एंड यू सी, आजकल हम नोटिस कर रहे हैं, इवन दुआ यू विल आल्सो एग्री, कि आजकल सेलिब्रिटीज बहुत से आ रहे हैं, एंटरटेनिंग स्टार्स नहीं आ रहे। नहीं आ रहे हैं। पहले स्टार जब आता था तो आप बस उसी को देख रहे होते थे, अब वो आ जाते हैं, आप उनको देख रहे होते हैं, लेकिन उनके पास एज सच कुछ इंगेज करने के लिए गुफ्तगू नहीं होती। शायद लैक ऑफ ग्रूमिंग हो गई है। आई डोंट नो हुमैरा, व्हाट इज इट, व्हाई वाज इट कि पहले जब आई मीन लाइक जो अब नई पौध है, एंड आई डोंट मीन टू बी बदतमीज टू एनी ऑफ द न्यू पौध, बट द पॉइंट इज ये होता था कि बड़ी ग्रूमिंग की जाती थी। नहीं, वो आजकल मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग जो हैं उनको ये सिखाया जाता है कि आपने हंसना नहीं है, आपने ऊंची नहीं बोलना, आपने ये नहीं करना। एक लाइक वो समझते हैं ये हमारी पर्सनालिटी का या एक हमारा हिस्सा है कि हम जितने प्राउड बने रहेंगे या हमारा एटीट्यूड बड़ा जो है वो ऐसा होगा कि जिसमें लोगों को लगे कि यार ये एक सेलिब्रिटी है, तो वो एक जो चीज़ है ना वो आ गई भी है। नहीं, बट क्या लोग स्टार्स को जानना नहीं चाहते एज पीपल? जानना चाहते हैं, लेकिन वही तो मैं बात कर रही हूँ कि लोग जो हैं सड़ी बुद्धि बना के बैठे रहोगे तो कोई क्या आपको, बल्कि जो लोग आप से अट्रैक्टेड भी हैं ड्रामों में या सिंगिंग में या व्हाटएवर, जब आप एटीट्यूड वो हट दिखाओगे जाते तो हैं दुआ हम लोग आपस में कितनी हमारी हट जाती है जब हमारी अपनी बिरादरी का कोई बंदा ऐसे ही है। बहुत ज्यादा वो बन रहा होता है। राइट कि रॉन्ग दुआ? देखिए, दो टाइप की चीज़ें होती हैं। या तो लोग ना एक अपने आप से परसेप्शन बना लेते हैं कि यार हम इसके पास जाएंगे, कहीं ये माइंड ना कर जाए, ये हमें सीधे तरीके से हमें एंटरटेन ना करे या बात ना करे, तो वो कहते हैं यार अवॉइड ही करें, कोई बात नहीं। और दूसरा, लोगों में मैंने ये भी एक थिंकिंग और परसेप्शन देखी है कि वो ना आपके सामने अगर कोई आ जाएगा ना, कोई सेलिब्रिटी या टीवी आर्टिस्ट या कोई भी, तो वो खुद से कहेंगे कि यार हमें क्या ज़रूरत है इसके पास जाने की, होगा स्टार तो घर होगा। यानी कि इस तरह की भी बहुत परसेप्शन है। ये भी होना शुरू हो गया। हाँ, बहुत ये भी होना ज़्यादा। शुरू हो बाहर वाले बहुत कहते हैं होगा स्टार घर होगा, हाँ, घर वाले बिल्कुल। कहते हैं होगा स्टार बाहर होगा। मैं अपने आप में स्टार हूँ, मैं क्यों इसके पास जाऊँ, ये मेरे पास आता ये बड़ा मसला चल रहा है। अच्छा मेरा जी, व्हाट्स गोइंग ऑन आजकल करियर वाइज? पहले जरा करियर की बात कर ले, क्योंकि फिर बाद में नाराज होते हैं कि सारी बातें आप लोग कर लेते हैं, ये नहीं बताते कि वो आजकल हो क्या क्या कर रहे हैं एंड व्हाट्स कमिंग अप, एंड वो जो एक एक्साइटमेंट होती है ना कि व्हाट्स हैपनिंग। हाँ, मेरा तो अभी मैंने माशाल्लाह गाने किए, अभी सीद पे लोगों को। अच्छा, वहां पे भी शूट किया है अमेरिका में? नहीं, वहाँ नहीं शूट किया,
यहीं पे ही किया। शो से एक तो इस लड़की को फुर्सत अगर मिलती तो कर लेती ना। नहीं और दूसरा ये कि क्योंकि गाने इधर थे सारे और उधर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि आपको वीडियो शूट करने के लिए थोड़ी सी आपको लेनी पड़ती है वहाँ पे परमिशन और वो काफी चीजें लंबी चौड़ी हो जाती हैं। तो और फिर बजट भी बहुत ज़्यादा होता है, जो यहाँ पे बजट है यहाँ पे कुछ और है, वहाँ पे कुछ और है, तो इसलिए पाकिस्तानी बेहतर है भाई आजकल के जो हालात हैं। बिल्कुल इसलिए पाकिस्तानी बेहतर है। तो वो मैंने किए हैं, अब इंशाल्लाह लोगों को वो अच्छे लगेंगे। गाने कुछ मैंने सराइकी भी किए हैं। सराइकी में? हाँ, सराइकी, ज़्यादा सराइकी नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंड सराइकी का है आजकल ना, तो इसलिए मैंने भी कोई एक दो गाने जो हैं वो हल्के फुल्के सराइकी अंदाज में किए हैं। वंडरफुल। लेकिन जो मेरा अपना स्टाइल है उसमें रहते हुए। नहीं, बट जो ईद पे एक सॉन्ग निकलेगा, पहला ईद पे निकलेगा। हाँ, ईद पे 2 निकल रहे हैं, एक सैड सॉन्ग है और एक जो है वो भंगड़ा सॉन्ग है। वैसे मेरा आपको सैड सॉन्ग बिल्कुल ही सूट करते हैं, इवन दो आवाज़ आपकी इतनी खूबसूरत है कि जब आप सैड सॉन्ग गाती हो तो वो बड़ा मेलोडियस होता है। लेकिन हुमैरा टू मी एज अ पर्सनैलिटी जब सैड सॉन्ग आते तो मेरा दिल चाहता है मैं जाके ना स्क्रीन में घुस के एक जब नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत आपको अपने स्टाइल से थोड़ा सा हटना भी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आपका अगर एक है तो आप करें। जैसे मैंने कोक स्टूडियो में गाया था काटे ना कटे रतियां, तो शायद लोग नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे मुझसे कि मैं करूँगी, वो समझ रहे होंगे कि मैं कुछ भंगड़ा करूँगी, लेकिन अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत दी उसमें और बड़ा माशाल्लाह से अच्छा गाया। और मेलोडियस सिंगर ना, आपकी आवाज़ वो एक भंगड़े की स्पेसिफिक आवाज होती है और फिर आप उसके अलावा कुछ गा ही नहीं सकते। नहीं, मेरा ऐसा इशू नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मेरा ऐसा कोई इशू नहीं है। मैं चाहूँ तो मतलब शोज़ में जैसे हम लोग जाते हैं गज़लें भी गानी पड़ती हैं, नज़में भी पढ़नी पड़ती हैं और जो BTV के पास भी एक आर्काइव है ऑफ सम ऑफ योर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स जो भंगड़े और इनसे हटके हैं। हाँ, तो पाकिस्तान को ट्रिब्यूट्स जो आपने पेश किए हैं, जिस तरह का भी हो मैं उसी तरह का ही मतलब R&B स्टाइल में जो सैड सॉन्ग्स हैं उनकी भी बहुत मार्केट है, बहुत से लोग उसको लाइक करते हैं। तो आपको अपनी एक हर टाइप का गाना गाना चाहिए, तो वो उससे फिर आपकी एक छाप नहीं लगती कि यार ये भंगड़ा सिंगर ही है, ये सैड ही गाता है या ये उर्दू गाने गाता है, ये पंजाबी। तो वो हर जॉनर में जाना, एक रेंज रखनी चाहिए, हर जॉनर में जाना चाहिए। दुआ मैडम, आपकी जिंदगी में निकाह के अलावा क्या हो रहा है? अब शादी की तैयारी। दुआ दैट्स मतलब इससे ज्यादा मतलब एक्साइटिंग बात आप हमें बता नहीं सकते। नहीं, अभी नहीं, इसके अलावा अगर बहुत महंगी और लोगों को दिखाने वाली शादी की ना, दुआ में आके गोडे तोड़ूं। आप यकीन करेंगे मैंने तमीज से ये जो मतलब एक बात बताऊं, आजकल की शादियां देख के ना मेरा साह रुकना शुरू हो जाता है। मैं कहती हूँ हमारी मतलब लोग भूखे मर रहे हैं और हम दूसरे एक्सट्रीम पे उस किस्म की शादियां करते हैं। बिल्कुल, मैं वही क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ इसलिए मैं समझा मैं वही बताने लगी हूँ कि मेरा जो निकाह है ना वो इमाम बारगाह में हुआ है सिर्फ 10 लोगों के अंदर, जिसमें मेरे 2 मामू और मतलब मेरे मामू और मेरी मम्मा और हमारी फैमिली थी। माशाल्लाह। निकाह हमने इमाम बारगाह सादगी से किया। बिल्कुल इतना को सादा किया कि आप सोच नहीं सकते। हमने बारगाह में निकाह किया है, उसके बाद हमने डिनर किया है और मतलब उससे पहले हमने शूट करवाया, निकाह के बाद हमने डिनर किया और उसके बाद दैट्स इट। और जो शादी है उसमें नो मेहंदी, नो मायो, नथिंग। सादगी से एक रुख्सती करनी है और नेक्स्ट डे हमने रिसेप्शन रखा है, बस एक रिसेप्शन रखा है जिसमें जाहिर बात है आपको पता फिर एक जगह पे सबको बुलाना पड़ता है। वो तो देखो 100 जाने वाले होते हैं, एक ही रखा है। वो जगह ठीक है। मेहंदी वाले चौंचले मायो बैठे जी, वो खर्चे हो रहे हैं, फला आ रहा है, ये सिस्टम मैंने रखा ही नहीं। पता है मुझे जो चीज बॉदर करती है, एंड एज अ मैन आल्सो, आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी, एंड हुमैरा जी यू आल्सो आर, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू आप वाला, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा चेंज होता है, मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से सोचती हूँ। अच्छा, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि इतनी सादगी नहीं होनी चाहिए शादी में, थोड़ा बहुत तो हल्ला गुल्ला होना चाहिए। नहीं, वो हो। अच्छा, नहीं, इसके अलावा मैं एक और बात बताती हूँ। शादी एक सिर्फ शादी नहीं, गोल्ड प्लेटेड प्लेटें और हीरे जवाहरात लटक जान। अच्छा, अगर अल्लाह ने दिया है तो लटकाएं भी, तो कोई ऐसी बात नहीं है। जिनको नहीं दिया वो सादगी से करें, जिनको दिया है वो ज़रूर करें। मुझे ये लगता है कि शादी में बहुत से लोगों का रिस्क आपके साथ जुड़ा होता है। हाँ। कपड़ों वालों का, दर्जी का, क्या कहते हैं, जूतों का, डेकोर वालों का, डेकोर वालों का, क्लीनों का, बहुत से केटरिंग वालों का। गरीब जो लोग हैं उनका रिस्क उस शादी के साथ या उन चीज़ों के साथ जुड़ा होता है। बहुत अगर interesting point of view है ये। सारे लोग ही ये सोचें कि एक बंदा जाकर या 5 बंदे जाके शादियां कर लेंगे, तो ये जो बाकी का सारा सिस्टम है, मुझे लगता है कि हमारे इस्लाम में भी बहुत ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो एक फेस्टिवल की तरह रखा हुआ है। जैसे शबरात है, उसमें लोग जो हैं हर मतलब मसालों वाले, तो जो क्या कहते हैं, जैसे न्याज़ें बनती हैं
या मिलाद होते हैं या जो कुछ भी होता है, उसमें सब चीज़ों में लोगों के रिस्क जुड़े हुए हैं। बिल्कुल सही है। तो शादी भी जो है उसमें भी बहुत लोगों का रिस्क जुड़ा हुआ है। तो ये कहना कि जी बिल्कुल सादगी से ही करो और ऐसे हो कि कुछ भी ना हो, बस औरत बैठी हो या नहीं, मुझे ये भी नहीं होना चाहिए। मुझे तो ये मतलब नहीं देखो पसंद है। हमारे यहाँ जो जिस तरह देखिए, एक कुछ कल्चरल चीजें होती है, कुछ मजहबी होती हैं। अब जैसे ढोलकी का कॉन्सेप्ट है, उसके अलावा देखो द फैक्ट दैट अक्सर लोग अब ऐसा करते हैं कि शादी पे एक सिंगर आते हैं। अब वो जो शेंदी वाला कॉन्सेप्ट है, मुझे इसलिए शेंदी का कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है क्योंकि मेहंदी और शादी आप कंबाइन कर लेते हैं, फंक्शन एक हो जाता है, उस पे कोई बड़ा सिंगर अगर आ जाए या कुछ हो जाए तो वो पूरा जो एक ना एक माहौल बन जाता हाँ, है। वो तो बन जाता है। लेकिन इसके अलावा मैं एक बात और भी कहना चाहती थी कि जैसे मैंने कहा कि भाई बहुत से लोगों का रिस्क है। तो एक माँ है, उसने अपने बच्चे को पाला, उसकी बड़ी ख्वाहिशें होती हैं कि यार मेरा बच्चा या बेटी बड़ी होगी, मैं उसकी शादी पे ये करूँगी, मैं अपने बेटे को ऐसे सेहरे लगाऊंगी। एक माँ की सबसे बड़ी खुशी जो है ना, वो बच्चे को कामयाब करने के साथ साथ उसकी शादी भी, उसका ड्रीम है। और बहुत से आपके रिश्तेदार जिनको आप नहीं मिलते, साल भर, 2 साल बाद, 5 साल बाद, एक सबसे बड़ा जो फैमिली का एक गेट टुगेदर है ना, वो सोर्स है शादी, जिस पे कजन्स आपस में मिलते हैं। लेकिन हुमैरा जी, अच्छा इधर मैं एक बात कह सकती हूँ, आई एग्री विद यू, आप बात ठीक कर रही हैं, लेकिन हम जैसे मीडिया में काम करते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जस्ट बिकॉज हम स्क्रीन पे नज़र आते हैं तो हम अरब खरबपति हैं। बिल्कुल। अब अगर शादी होती है तो मैं ऐसे भी आर्टिस्ट को जानती हूँ जिनकी सकत नहीं थी, उन्होंने कर लिया और उसके बाद अभी तक वो लोन्स ही अपने शादी के उतारे हैं। तो क्या ज़्यादा अक्लमंदी इस चीज़ में नहीं थी कि आप अपनी शादी, आप साहिब हैसियत उस लेवल के हैं तो ज़रूर करें। बट द पॉइंट इज, मेरी जान, ये पसली अपनी तोड़ना क्या बेहतर नहीं है? उन जो पैसे आपने करोड़ रुपया घर ले लो, एक मकान ले लो, इंसान की गाड़ी ले लो, गाड़ी ले लो। ये तो एक अपनी बात है ना। ये तो अगर कोई बंदा बेवकूफ है, वो नहीं भी उसकी शादी नहीं, तो मैंने इसीलिए इसको डांटा है। फिर भी कर्जे ले जा रहा है तो उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। कई ऐसे भी बेवकूफ लोग हैं जो अपनी जाती तस्कीन के लिए कर्जे लेते रहते हैं और वो सारी जिंदगी कर्जों में फंसे रहते हैं। वो सिर्फ खाली शादी इसलिए वो एक रिसेप्शन ठीक रहता है कि आप सबको बुला लें। और मेरा एक बात बताओ, सेलिब्रिटीज को ना, आप स्टार्स हो, आप लोगों को देख के ना लोगों के अंदर भी ख्वाहिश पैदा होती है कि मैंने भी ऐसे करना है। अब एक बच्ची अपने बाप के पास जाके कहती है कि बाबा मैंने वो वाला सूट बनवाना है। अब वो सूट 6.5 लाख रुपए का, मैं वैसे एक बता रही हूँ, बड़ी कम कीमत बता रही हूँ, आजकल तो 40-40 लाख का जोड़ा सिर्फ बनता है। अच्छा, 6.5 लाख का जोड़ा, उस बाप का बजट ही शायद 6 लाख रुपए पूरी शादी का था। तो वहां पे जो हम ये एक डिजायर पैदा करते हैं ना लोगों में, नहीं तो वहाँ रेंट की चीजें भी तो मिलती है ना। हमारे मुल्क में हर चीज का जो है अल्टरनेट मौजूद है ना। अगर किसी ने 6 लाख का जोड़ा पहनना है तो वो उसको 10,000 5,000 किराए पे भी मिल जाता है। अच्छा, मैंने साथ का पॉइंट ऑफ व्यू लेने से बॉय, हाँ मैं वो दूल्हा लग रहा हूँ जो शादी के टाइम बिल्कुल चुप बैठा रहता है। मुझे लग रहा है मेरी शादी की सारी बातें हो रही है और मैं चुप करके तो बेटा तुम बताओ, क्योंकि आप इस वक्त हम आपकी शादी डिस्कस करें, तो क्या चाहते हो? अच्छा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप करें, आप जितना कर सकते हैं आप करें, लेकिन अननेसेसरी बर्डन या बोझ किसी पे डालने से बेहतर है कि अगर आपके पास 100 रुपये है तो आप उस 100 के अंदर अंदर ही करें। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इतना वो दिखावे वाला सीन हो चुका हुआ है, इतना शो ऑफ वाला सीन हो गया है कि खाला फूफी चाचा ताया बैठे हैं, यार तुमने तो इतना सस्ता खाना बना दिया, यार तुमने तो फलां जगह पे होटल कर लिया, तुम किसी अच्छी जगह पे होटल कर लिया। मैं ये बातें करने वाले इतने हैं जिसकी वजह से इंसान मजबूर हो जाता है। एज अ मैन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो इंसान ना मजबूर हो जाता है कि यार मेरे पास 100 है लेकिन मैंने 500 रुपया लगाना ही लगाना है ताकि मेरे सराउंडिंग वाले लोग या मेरे खानदान वाले लोग या मेरे जानने वाले लोग मुझे कोई बात ना करें। लेकिन लोगों ने फिर भी चुप नहीं करना, उन्होंने कोई ना कोई एक चीज निकाल के तो आपको बात कर देनी। तो मैं ये चाहता हूँ कि होना ऐसे चाहिए कि अगर आपके पास 10 रुपए हैं तो आप 10 रुपए के अंदर अंदर रह के अपना इवेंट करवाएं। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, हुमैरा, डू यू रिमेंबर व्हेन आई गॉट मैरिड? अब तो माशाल्लाह 10 साल होने वाले हैं। बच्चे, व्हेन आई गॉट मैरिड, मैं पता ये बात इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि मुझ पे बड़ा प्रेशर डाल दिया गया था सबने कि देखो तुम्हारी तलाक हुई हुई है, अब तुम अगर शादी फिर कर रही हो तो तुम्हें प्रॉपर फंक्शन करना पड़ेगा। मैंने कहा यार तुम लोग पागल हो, दूसरी शादी पे कौन फंक्शन करता है? अच्छा, इस पे फिर मुझे आगे से जवाब क्या मिला? लोग कहेंगे कि छुप के तुमने शादी इसलिए की है क्योंकि शायद तुम किसी की वो जो होता ना कि एक ऑलरेडी भी अच्छा, ये मेरे साथ हुआ है। अच्छा, मैं इस घबराहट में लाखों रुपए हमने खर्च कर दिए, फैसल ने और मैंने, और बाद में मैं और फैसल सर पकड़ के बैठे हुए थे कि ये जो हमने पैसे वीरान किए
हम बहुत बेहतर इससे कुछ और कर सकते थे, सिर्फ इस खौफ से कि लोग कुछ गलत ना मेरे बारे में सोच जाए। तो ये जो चीज़ है ना, अच्छा इससे अब मैं गुफ्तगू ब्रेक की तरफ जाएंगे। अगर कॉलर्स भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं ज़रूर शेयर करें। एक चीज़ जो मीडिया में बहुत होती है, आप अफोर्ड करें या ना करें, मतलब ये जो बड़े बड़े डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं बाहर के, जिनके 4-4, 8-8 हज़ार रुपए का एक बैग आता है या जूते आता है, या बंदे, पहले तो सिर्फ लड़कियां करती थी हुमैरा जी, मतलब हमने जब इनिशियली स्टार्ट किया था, अब तो लड़के भी मुकाबले पे आ जाते हैं। अर्निंग आपकी 50,000 है, खर्च आप कर रहे हैं 8 लाख रुपए। इस पे हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। आज सुपरस्टार हुमैरा अरशद हमारे साथ हैं, दुआ खान भी हमारे साथ हैं, एंड देन वी हैव साद रशीद विद अस। और मज़े की बात ये कि तीनों के बिल्कुल मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं ऑन लाइफ। तो मैंने सोचा कि जहाँ पे अब एक शुक्र है अल्लाह का कि बड़े अरसे बाद सेलिब्रिटीज़ के साथ कुछ इंटेलिजेंट गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है। एक चीज़ जो मैं बहुत नोट कर रही हूँ, मेरा जी जितनी चादर होती थी उतने पैर फैलाए जाते थे। एटलीस्ट आई रिमेंबर दैट इन दी इंडस्ट्री जब मैं शुरू में आई, जिसकी जो सिचुएशन होती थी, जिसके पास छोटी वाली गाड़ी होती थी, छोटी गाड़ी होती थी, जिसने जीप रखी हुई है जीप रखी है, जिसने कोई ब्रांडेड बहुत बड़ी महंगी इंपोर्टेड गाड़ी रखी हुई उसने रखी हुई, हर बंदे का अपना अपना मामला होता था, मुकाबलेबाजी नहीं थी। अब एक ही ग्रुप के, जैसे कि अगर हुमैरा जी ने फॉर एग्जांपल बहुत बड़ी बहुत महंगी 3 करोड़ की गाड़ी ले ली है, तो उनके आसपास की जो बाकी की फीमेल और मेल सिंगर्स होंगे वो भी फौरन उतनी ही महंगी या उससे ज़्यादा महंगी लेने की कोशिश करेंगे, उससे 1 साल नहीं लेने की कोशिश करेंगे कि भाई हम कह सके कि। मेरी जान, मुझे लगता है कि आजकल बंदे को उसकी चीज़ों की वैल्यू के साथ तोला जाता है कि आप जितनी बड़ी गाड़ी से उतर रहे हैं, जितना महंगा आपके हाथ में मोबाइल है, उतनी ही आपकी माशरे में रिस्पेक्ट भी है। जो तो इंटेलिजेंट लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो इन बातों को नहीं मानते। वो कहते हैं कि भाई एक टैलेंटेड इंसान है, वो चाहे रिक्शे में से उतर रहा है, टांगे में से उतर रहा है, या वो पैदल आ रहा है, तो वो टैलेंटेड बंदा है, हम उसको मानते हैं। लेकिन अब क्योंकि सोशल मीडिया ने बहुत ट्रेंड चेंज कर दिया, हर एक के हाथ में मोबाइल आ गया और हर बंदा जो है ना सोशल मीडिया पे ऐसे उस्ताद बना बैठा जैसे इसको सारा कुछ पता है। तो मेरा जी आपको भी पता है कि सोशल मीडिया पे अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई कड़ा की तस्वीर डालती हूँ, कहती हूँ ओह माय गॉड आई लव माय गोल्ड ब्रेसलेट, अब वो असल में गोल्ड का है कि वो पीतल का है या व्हाटएवर, लोगों को तो नहीं पता। अब लोग देख रहे और कह रहे हैं यार जुगन ने भी ऐसा पहना, मैंने भी, या हुमैरा ने पहना, मैंने भी लेना है, या यू नो दुआ ने उस टाइप की चीज़ ली हुई है। सो द पॉइंट इज हम एक ऐसी डिज़ायर लोगों में, क्योंकि देखो आइकॉन्स हैं, सब अपनी अपनी फॉलोइंग के लिए एक आइकॉन है। अब मेरा ख्याल है कि आर्टिस्ट इतने ज़्यादा तो आटे के पैसे नहीं है, लेकिन मतलब वही चीज़ लेनी है जो हुमैरा जी ने ली है। हुमैरा जी ने बड़ी मेहनत की है, ऐसे है। 6-6 महीने टूर पे जाना इज़ नॉट एन ईजी थिंग, बंदे की मत मारी जाती है। नहीं, लेकिन लोगों को घर बैठे यही लगता है कि शायद ये जो बंदा है, जैसे आप हो, अब लोगों को लगता है कि शायद आप पहले दिन आई और आते ही हिट हो गए, तो जो दूसरी कोई होस्ट आएगी या कोई उस वो कहेगी जैसे जुगन का है ना, मेरा भी वैसे ही हो जाए, या जैसे हुमैरा है वैसे ही हो जाए। लेकिन एक टाइम लगा है, कुर्बानियाँ दी गई हैं, जैसे आपने भी सुबह उठ के आना, आप रोज़ यहाँ आते हो, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। हमारा तो मतलब शो दिल किया हमने पकड़ लिया, दिल किया हमने छोड़ दिया। मेरा बच्चे भी यू नो एक हाँ, पॉइंट आता है family जब बच्चा, है अब आई बच्चे। रिमेंबर कि हमजा की तबीयत कभी कभी ख़राब होती थी, और मुझे अगर मैंने किसी कॉर्पोरेट शो की होस्टिंग की कमिटमेंट की हुई है, और अब शो बच्चे बता के तो नहीं बीमार होते, बिल्कुल सही बात। ये तो नहीं होता कि वो कहते हैं अच्छा आपका शो है मामा ठीक है मैं कल बीमार हो जाऊंगा, सही बात। और 102 बुखार में बच्चे को अपनी माँ को हैंड ओवर करना और कहना मामा मैं 3 घंटे में आ जाऊंगी, बच्चे का कलेजा फट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही होता। तो ये जो देखा देखी चीज़ें हैं ना सोशल मीडिया की वजह से, एक तो सोशल मीडिया ने कुछ बहुत से चीज़ें जो है ना, मुझे लगता है कि चीज़ें सोशल मीडिया की वजह से ख़राब हुई हैं। और फिल्टर्स, उत्तो फिल्टर फिल्टर भी है, लेकिन मुझे लगता है कि फिल्टर से ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ जो है ना वो है कमेंट्स, लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़। एक ऐसा बंदा जो कहीं
एक बहुत ही झोंपड़ी में बैठा हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया पे वो एक्टिव है और वो ऐसे कमेंट कर रहा है, ऐसी चीज़ें कर रहा है कि दिल करे उसी का ही कमेंट हिट हो जाए। मैं इस चीज़ की तरफ वापस आऊँगी बिकॉज आई वांट कि हम थोड़े से अपने जो व्यूअर्स घर पे बैठे हुए हैं, जिनमें से आई एम श्योर कोई इक्का दुक्का कभी ना कभी तो कमेंट करता होगा और कभी कभी ऐसी बात भी कह देता होगा। आई मीन अल्लाह माफ़ी दे, मैंने ऐसे भी कमेंट्स देखे हैं जहाँ पे किसी ने अपने बच्चे की तस्वीर लगाई हुई और किसी ने नीचे बदवा दी कि वो बच्चा दुनिया में ही ना रहे। मतलब अल्लाह माफ़ी दे, तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसी बातें इंसान और सोच किसी ने भी अपने नहीं माँ सकता। बाप की तस्वीरें लगाई तो वो बंदा एक आर्टिस्ट है या औरत है तो वो इसने ये कर दिया वो कर दिया, इसकी माँ भी ऐसे होगी, फलाना होगा, ये होगा। मतलब लोगों कैरेक्टर को- असैसिनेशन तो अगले लेवल की होती है। लेकिन ये जो हम सोशल मीडिया पे दुआ एक क्रिएट करते हैं, एक पर्सोना क्रिएट करते हैं, फिर जो देखने वाला होता है वो भी उसी को फॉलो करने की कोशिश करता है। और मसला ये है कि हमें तो फिर भी पता होता है कि कोई चीज़ असल है, ऑथेंटिक है, फेक है, नहीं है, व्हाटएवर है। जो देखने वाला है उसको तो यही लग रहा है ना कि ये अरबों खरबों में लोग खेल रहे हैं और फिर वही फॉलो करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे ज़्यादा इस टाइम जो टिकटॉकर्स हैं ना, कई ऐसी लड़कियां हैं, आप यकीन करें कि उनके घर शायद प्रॉपर तरीके से राशन नहीं होता, उनके घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे होते हैं, लेकिन क्या है कि सिर्फ उन्होंने एक जो कैमरा खोल के जो सामने आना है वो दिखाने के लिए उन्होंने ब्रांड्स के कपड़े भी खरीदने हैं, वो जो मर्जी करें, वो घर में झगड़े। और मैंने अपनी आंखों से देखा है माँ भाई बाप मेरे अपने घर में एक दफ़ा कुछ इस तरह का गेट टुगेदर हुआ, कुछ यंग लोग आए, सब ने वीडियोस बनाई और सब ने नीचे लिखा व्हाट डू यू थिंक ऑफ माय न्यू हाउस, कि बेसिकली कि उनका घर है। उन्होंने ना मुख्तलिफ, क्योंकि मैंने अपने घर के सारे जो कमरे हैं उनको जरा मतलब कोई भी एक मैंने की तरह आपका नहीं, होम टूर दूसरा- देखा हुआ है। सो यू नो लाइक इट वाज सो फनी। उसके बाद मैंने होम टूर की वीडियो लगा दी, देखा हुआ है। मेरा घर है, सारे कह रहे हैं उनका घर है, मेरा घर है, बड़ी मेहनत से बनाया है, एक खून पसीने की कमाई है भाई। हर बच्चे और जो सारा क्राउड आया, बिकॉज यंग लोग थे, कुछ थोड़ा सा मेंटोरिंग का एक वो था, सारे बच्चों ने वीडियोस बनाई और सारे बच्चों ने लगा दी कि ये हमारा घर है। बिल्कुल ऐसी मैं है। कहा चलो ठीक है, खुश रहो बाप। अभी बताती हूँ, अभी बताती हूँ। ये किसका घर है? ये किसका नहीं, बट बात ये कि जान 16-18 साल मेहनत करके एक बिल्कुल जगह पे ऐसी है। पहुंचने के बाद अगर आपने कोई तमीज़ की चीज़ बना ली तो उसकी समझ आती है। जब नए नए बच्चे आते हैं और वो अपने घर भी नहीं होते, अब जैसे ये शेरों के साथ जो बहुत से बच्चे वीडियोस बना लेते ऐसे ही हैं, है। वो एक्चुअली किसी के घर, किसी ऐसी जगह पे गए हुए होते हैं, वहाँ पे बना लेते मुझे हैं। आज तक नहीं समझ आई कि शेरों के साथ वीडियो बनाने से क्या होता क्या है। अच्छा, शेर बेचारा बैठा हुआ है, वो क्या शेर है जो कुछ भी नहीं कह रहा है। अच्छा, मेरे एक पास कब्ज आए थे शो पे एक दिन, माँ सदके इतने प्यारे, बड़े उनकी प्यारे माँ ने लगते हो। उनको, हाँ उनकी अम्मी ने, माँ ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। और होता ही है कि अगर माँ रिजेक्ट कर दे तो कुछ देर तक वो नहीं बच्चे को दूध पिलाती है और उसके बाद वो उनको खुद खा जाती है। सो उन्होंने सेपरेट करके फिर उनको डोमेस्टिकेट करना पड़ा। तो हम इस पर ही बात कर रहे थे कि देखें, पेट्स के तौर पे नहीं रखना चाहिए, और अगर कोई इस किस्म का किस केस हो और आपके पास अगर प्रॉपर फैसिलिटीज हो तब भी आपने याद रखना है कि ये वाइल्ड एनिमल है। तो हम हमारा ये पैगाम था उस शो में। बट द पॉइंट इज, हीरे जवाहरात, महंगी गाड़ी, अब हमारा जी की अभी बाहर गाड़ी खड़ी है, मैं गारंटी दे सकती हूँ 15 लोगों ने उसके साथ जाकर तस्वीर खिंचा ली होगी। और बस है। कर दे बस कर दे भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका प्यार है, ऐसा मेरा कुछ नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है भाई। हाँ, बट यू नेवर बीन। मैंने आज तक अपने घर की पिक्चर कभी शेयर नहीं की। मैंने अपने घरों के फंक्शन आज तक कभी मेरा सोशल मीडिया आप उठा के लेकिन लोगों ने जरूर कभी- उधर तस्वीरें खिंचा के कभी लगाई होगी गाड़ियों कि की उनका पिक्चर घर नहीं है। डाली, कभी कुछ नहीं डाला, ये ऐसा कुछ नहीं है नहीं, भाई। बट अब देखो, ये ना करने के बावजूद भी उनकी फॉलोइंग तो नहीं इफेक्ट हुई। हाँ, उनका सही बात। सेलिब्रिटी स्टेटस तो कम नहीं हुआ। बल्कि मेरा तो बहुत अच्छा है भाई, मैं तो आज लाइव शो पे बैठी हुई हूँ, मेरे बहुत से फैंस देख भी रहे होंगे, तो मैं उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरे एक दिन में मतलब मेरी पिक्चर के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर 2-3 हज़ार कमेंट हो जाते हैं। कमेंट्स की बात करें, हाँ, likes कमेंट्स की बात करें, करी, और लाइक्स जो है वो तो माशाल्लाह। एक दिन के अंदर 5,000 10,000 इस तरह करके लाइक्स हो जाते हैं। तो मेरे अगर किसी ने 1,000 कमेंट किया तो उसमें से शायद 5 या 7 कमेंट कोई किसी ने कोई नेगेटिव किए होंगे, लेकिन अदरवाइज जो सारे कमेंट है ना, 95% जो कमेंट हैं वो अच्छे ही आते हैं। मुझे लोग हमेशा प्यार करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। रोज़ मैं पिक्चर्स शेयर करती हूँ या कोई भी चीज़ करती हूँ तो लोग बहुत
अच्छा भी, सोशल मीडिया पे अच्छे भी लोग हैं जो अच्छे अच्छा भी लोग कहते हैं, बट आई मीन साथ आई थिंक यू विल एग्री कि आजकल सोशल मीडिया के जो विजिलेंटीज है ना, जिद्दां जो दिल चाहता है कह देता है, जो एक तो जो इम्प्रेशन देनी है इंसान दे देता है, और वो क्या ये डेंजरस नहीं है? देखो टीवी सबसे बड़ी बात कि आप जिसके साथ भी खड़े हो जाए ना, पिक्चर आपकी किसी के साथ, ये नीचे लोग जरूर लिख देंगे नाइस कपल, या कोई चक्कर चल रहा है, हंस के किसी के साथ बात कर लो तो लोग समझते हैं कि यार ये चक्कर चल रहा है, या आप कहीं बैठे हुए हैं, या कोई कुछ हल्का फुल्का भी तो मेरे भाई के साथ भी तस्वीर पे शादी हो चुका है, और मैं हक्का बक्का मैं कहा हम दोनों ऑलमोस्ट एक जैसे लगते हैं, भाई और मैं, मतलब साफ पता चल रहा है कि उसका भाई है या मैक्सिमम कजन होगा। मेजॉरिटी जो लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं ना, उनको एक्चुअल में पता ही नहीं है कि व्हाट इज सोशल मीडिया इज। फिर मैंने बहुत दफ़ा देखा है कि अब किसी ने तस्वीर लगाई हुई है कि फला बंदा पास्ट अवे एंड फला फला रेस्ट इन पीस, उसने ना लिखा हुआ है, बाकायदा लिखा हुआ है, और नीचे हार्ट्स आ रहे हैं, नीचे आया हुआ नाइस पिक्चर, लुकिंग नाइस, यानी कि इस तरह लोगों को पता ही नहीं है कि मैंने भी ऐसे किया, मुझे कैप्शन बड़ी यानी कि कई लोगों को मैंने, मैं सही बात बता रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैंने भी, मेरी आदत है जो भी मेरे फेसबुक के फ्रेंड है, मैं सबके जो मेरे सामने पिक्चर आ जाना, चाहे वो कोई भी है, अगर वो मेरा फेसबुक फ्रेंड है तो मैं कमेंट और लाइक जरूर करती हूँ, मैं अप्रिशिएट करती हूँ। तो कभी कभी मैं ऊपर नहीं भी पढ़ती कि क्या लिखा हुआ है, बाद में मुझे पता पढ़ा करो। ये देखिए मैं जो बात की है वो अभी यही पे सेकंड होगी, तो मैंने कोई मासूमियत, वो पॉइंट है कि कोई मासूमियत में भी साथ कर जाता है। मासूमियत है ना, मासूमियत है, लेकिन मासूमियत में आप कोई इस तरह का भाषण ना दें जिससे कोई दूसरा बंदा हर्ट हो जाए, या आपकी कोई ऐसा स्टेटमेंट जिससे लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हो जाए। तो लोगों को ये पहले देखना चाहिए कि अगले ने क्या पोस्ट किया है, अगले ने, मैंने अगर अपनी कोई चीज़ पोस्ट की है, कोई ड्रामे का सीन किया है या गाना किया है, उसके पीछे मेरी मेहनत है, उसके पीछे मेरा एक फाइनेंशियल चीज़ है, तो आप कम से कम यार, अगर आपने को उसका नेगेटिव भी करना है या आपको नहीं पसंद आया, तो द वर्ड शुड बी वेरी नाइस, कि यार आप किसी की बुराई कर रहे हैं तो वो भी एक अच्छे वर्ड्स में ये बहुत आपने एक अच्छी बात की कि देखें, क्रिटिसाइज करने का भी एक तरीका होता है। अब आप फॉर एग्जांपल जुगन काजिम को फॉलो कर रहे हैं और आपको पता है कि वो मीडिया में काम करती है, और मतलब मैं इस तरह के कपड़े भी पहनती हूँ, जीन्स भी पहनती हूँ, मतलब आई ट्राई टू बी डिसेंट, बट द पॉइंट इज एक आपकी है। अब आप नीचे गालियां निकालना शुरू कर दें, तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम्हें हया नहीं आती, ओ भाई ना फॉलो करो। अगर मैं नहीं पसंद तो मेरे साथ एक पर्सोना आता है, मुझे ना फॉलो करो। तो बात यह है कि जिसको आपको फॉलो करने का जी चाहता है ज़रूर करें, लेकिन अगर आप फैन नहीं हैं और आप सिर्फ ऑनलाइन किसी को क्योंकि ये हरासमेंट के ज़ुमरे में आ जाता है, और अल्लाह का शुक्र है कि अब इंसान FIA को कंप्लेन कर सकता है इन चीज़ों के बारे में, और साइबर हरासमेंट के बेस के ऊपर प्रॉपर तशखीस भी की जाती है। सो बाय द वे व्यूअर्स, नेक्स्ट टाइम किसी के बारे में बुरी बात करनी है तो सोच लीजिएगा कि एक लिमिट आपने क्रॉस की तो उस पर कंप्लेन भी हो सकती है। हुमैरा जी, गाना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है बहुत। तो हम आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। बिल्कुल मेरी तरफ बढ़े। हम बढ़ रहे हैं। Welcome back from the break, viewers. The brilliant Humaira Arshad, Dua Khan and Saad Rashid is with us. It's a pleasure having them on the show. But किचन में भी नज़र डालनी ज़रूरी है, तो आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं शेफ़ ज़ूफ़िशा क्या किया है आपने किचन में। हमने बना लिए हैं अपने चप्पल कबाब, बहुत सारे। हाँ, 2 तो मैंने भी ब्रेक में खा लिए। मैंने कहा चेक कर लूँ ना, क्योंकि ऑनर अगर तारीफ़ करनी पड़ गई तो झूठी तारीफ। मेरी पिछली दफ़ा वाले भी ड्यू हैं अभी तक। तो मैंने आपको ब्रेक में कहा था खा लें, आपने खुद नहीं खाया, वो एक फर्क बात है। अच्छा साथ ये बताइए कि अपने फैंस को, अपने व्यूअर्स को क्या पैगाम देना चाहोगे एज अ एक्टर एंड एज अ सिंगर? मॉडलिंग तो साथ चलती ही है। कुछ खास नहीं कहना चाहूँगा, मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हम लोग आपके लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो किसी अपकमिंग प्रोजेक्ट का ही बता दें, अप्रिशिएट किया करें हमारे काम को, और अगर आप क्रिटिसाइज़ करते हैं तो ज़रा थोड़ा सा अच्छा किया करें जो हमें मोटिवेट करे, ना कि हमें डीमोटिवेट करे और हम कहें यार पता नहीं हम क्या कर रहे हैं क्या। क्योंकि मैंने अभी मेरा रिसेंट एक प्रोजेक्ट चल रहा है प्राइवेट चैनल पे, कलंदर के नाम से, तो उसमें जब कोई सीन आता है तो नीचे काफ़ी कमेंट्स आ जाते हैं, यार ये कौन है, ये क्या है, कैसे, ये इतना बुरा, ये, यानी कि लोग बिला वजह कर देते हैं जिनको कोई प्ले करना है। अब कैरेक्टर तो वैसे ही करना है ना जो है। तो मैं यही कहूँगा कि
Be nice. सबके लिए बी नाइस और क्रिटिसाइज ना किया करो। मेरा नया प्रोजेक्ट आ रहा है, मेरा गाना आ रहा है ईद पे, एक लव यू बेबी, और या अल्लाह। और 2 ड्रामाज मेरे अभी ऑन एयर होने वाले हैं। तो बाकी अपना ख्याल रखें, फिट रहें और लोगों का ख्याल रखें। बेस्ट ऑफ लक विद एवरीथिंग। जी मैडम दुआ, आप क्या कहना चाहेंगी और कोई नए प्रोजेक्ट्स? हाँ बिल्कुल, प्रोजेक्ट आ रहा है, एक हाथ मेहंदी और हासिल ला हासिल। उसके अलावा कितने मजे की बात है, इन दोनों प्रोजेक्ट्स में मैं हूँ। अच्छा ये बहुत अफसोस की बात भी है, लेकिन हम इस पे बाद में बात करेंगे। और लेकिन आजकल का जो अभी जो बड़ा ज़रूरी मैसेज जो hot topic है। हॉट टॉपिक है, वो इस टाइम सिर्फ शादी बना हुआ है और उसके साथ लोगों को ये लग रहा है कि शायद मैं काम छोड़ रही हूँ या पता नहीं कोई जल्लाद आ गया मेरी ज़िंदगी में जिसने मेरा काम छुड़वा देना या कुछ भी। तो ऐसा कुछ नहीं है, काम मैं बिल्कुल साथ साथ कर रही हूँ। काम मैं तब ही छोड़ूंगी जब मुझे लगा कि शायद अब मे बी अब बिल्कुल फैमिली टाइम हो गया है या कम कर देना चाहिए या कुछ भी इस तरह का, लेकिन स्टिल अभी मैं काम कर रही हूँ। हुमैरा जी, योर मैसेज फॉर योर फैंस। न्यू सॉन्ग्स तो आ ही रहे हैं ईद पे इंशाल्लाह 2, एक जरा सॉफ्टर सॉन्ग। हाँ, और एक Sad जो नहीं है कहना चाहती, मेरा दिल नहीं टूट सैड नहीं है ऐसे, मतलब कि मतलब उस तरह भंगड़ा नहीं है। इट्स मेलोडियस सॉन्ग। हाँ, मेलोडियस सॉन्ग है। अच्छा जी, मैं अपने फैंस को बस यही कहना चाहती हूँ कि आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का दौर रहा है और सोशल मीडिया बहुत ही हम लोगों की ज़िंदगी में आ चुका है और मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आजकल जो सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है वो बच्चों का हो रहा है। तो आप अपने बच्चों पे ज़रूर नज़र रखें कि आपके बच्चे क्या डाउनलोड कर रहे हैं, क्या अपलोड कर रहे हैं, किन लोगों से बात कर रहे हैं, क्या खेल रहे हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो और वो आपके पास बैठा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके पास है। वो मेंटली कहाँ बैठा हुआ है, वो क्या सोच रहा है, वो जो सोशल मीडिया है उसको क्या बना दे, क्योंकि आजकल हमारे मोबाइल, हमारा टीवी, स्पेशली मोबाइल बच्चों की तरबियत कर रहा है। तो माँ बाप का थोड़ा सा ध्यान जो है ना, माएँ बेचारी भी काम में लगी होती हैं, बच्चे को गेम्स दे देती हैं, पोइम्स दे देती हैं, कुछ लगा देती हैं। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो पॉजिटिव वे में करें। नेगेटिव वे में झूठी खबरें फैलाना, झूठे कमेंट करना और फजूल चीज़ें जो हैं, किसी की बहन की इज़्ज़त, किसी की बेटी की इज़्ज़त उछालने से पहले आप ये भी सोचें कि आपके अपने घर में भी जो हैं वो बहनें हैं। और लड़कियों से भी मेरी ये दरख्वास्त है कि किसी की डीपी देख के या किसी की भी वो जो पिक्चर्स के अंदर वो अपना आप दिखा रहे हैं उन पे बिलीव मत करें। किसी भी अननोन पर्सन से मिलने के लिए मत जाएं या ऐसी कोई चीज़ ज़िंदगी में मत करें जिससे आपकी ज़िंदगी और आपकी फैमिली की ज़िंदगी जो है वो तबाह हो। थैंक यू। What a beautiful message. Thank you so much to all 3 of you for joining us. Thank you to our chef. और व्यूअर्स, आपका शुक्रिया आज का प्रोग्राम देखने का। लेकिन कैसे हो सकता है कि द ब्रिलियंट हुमैरा अरशद इज़ विद अस और हम शो इनके सॉन्ग पे क्लोज। अच्छा, ये सॉन्ग स्लो वाला है, ये फास्ट सॉन्ग नहीं है। ये मेरा दिल था आज क्योंकि 14 फरवरी भी थी, बीच में थोड़ा सा ये भी सीन था। ठीक है, लेकिन हम मना रहे हैं इंटरनेशनल बुक गिविंग डे। जावे परदेसिया